खाने में सिर्फ लाल मिर्च खिलाने वाली देवरानी। दोपहर का समय है। कॉलेज की कैंटीन में काफी भीड़ है। रिया अपने दो बेस्ट फ्रेंड पूजा और नेहा और अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ एक टेबल पर बैठी है। टेबल पर कोल्ड ड्रिंक और खाने का सामान रखा है। रिया के हाथ में एक बड़ा सा स्पाइसी आलू टिक्की बर्गर है। रिया बर्गर की पहली बाइट लेती है और अचानक मुंह बनाते हुए बर्गर को प्लेट में रख देती है। अरे यार, अंकल क्या करने लगे हैं आजकल? ये स्पाइसी आलू टिक्की बर्गर के नाम पर मुझे क्या उबला हुआ आलू थमा दिया है। कितना फीका खाना बनाने लगे हैं अंकल। फीका? अरे रिया, मैंने भी वही बर्गर मंगाया है। मेरे तो कानों से अभी से हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। ओहो राहुल, तुम्हें नहीं समझते, रुको मैं बताती हूँ। रिया झुंझलाते हुए अपनी जगह से कैंटीन वाले अंकल को आवाज लगाती है। अंकल 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 जी, ये कैसा बर्गर दिया है? मैंने आपको स्पेशल ऑर्डर देकर कहा था कि मुझे एक्स्ट्रा स्पाइसी चीज बर्गर चाहिए। आप मुझे देखते ही समझ जाया करो, मुझे ये बच्चों वाला फीका खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कैंटीन वाले अंकल मुस्कुराते हुए अपने काउंटर से बाहर आते हैं और रिया की टेबल के पास आकर खड़े होकर कहते हैं, अरे बेटा रिया, तू तो तीखे की मशीन है भाई। तेरे लिए तो मैंने अलग से हरी मिर्च कूट कर डाली थी आलू टिक्की में, फिर भी तुझे आलू टिक्की फीकी लग रही है। ओहो अंकल, आपको लाल मिर्च डालनी चाहिए थी। हरी मिर्च भला तीखी होती है क्या? अच्छा रुक, मैं 1 मिनट में आता हूँ। अंकल वापस जाते हैं और एक छोटी कटोरी में एकदम लाल तीखी शेजवान और सूखी लाल मिर्च की स्पेशल चटनी लेकर आते हैं और टेबल पर रख देते हैं। फिर कहते हैं, ये ले बेटा, प्योर लाल मिर्च वाली चटनी, इसके साथ खा ले अपना बर्गर। लाल चटनी देखकर रिया की आंखें चमक उठती हैं। वो बर्गर को उस लाल चटनी में पूरा डुबोती है और एक बड़ी बाइट लेती है। थैंक यू अंकल, आप तो भगवान हो। अब लग रहा है ना कि कुछ मैं खा रही हूँ। अब आ रहा है असली मजा। भाई रिया, तेरा सिस्टम हमें आज तक समझ नहीं आया। तू इंसान है या आग उगलने वाला ड्रैगन? तू इतनी मिर्च कैसे खा लेती है? नेहा जल्दी से पानी का घूंट पीती है और रिया को घूरती है। कसम से, अगर मैं तेरी इस लाल चटनी का एक भी चम्मच खा लूं ना, तो मेरे तो सीने में ऐसा ज्वालामुखी फटेगा कि मैं सीधा अस्पताल में मिलूंगी। मेरी तो सोचकर ही रूह कांप रही है। रिया मजे से दूसरा बर्गर का टुकड़ा चटनी में लपेटती और खाने लगती है। राहुल डरते हुए अपना बर्गर खाते हुए रिया को बड़ी हैरानी से देख रहा था। ये देखकर रिया बोलती है, अरे कुछ नहीं होता यार, तुम लोग बस फीका खाते हो। असली स्वाद तो मिर्च में ही है। बिना मिर्च के खाना तो ऐसा होता है जैसे बिना हीरो की कोई फ्लॉप पिक्चर। कैंटीन में नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम का समय है। रिया अपने घर के सोफे पर बैठी टीवी देख रही है। उसकी माँ सावित्री किचन से बाहर आती है और कहती है, बेटा रिया, आज तो तेरे हाथ की स्पेशल देसी स्टाइल मसाला मैक्रोनी खाने का मन कर रहा है। तू मैक्रोनी बहुत अच्छी बनाती है, बिल्कुल बाहर रेस्टोरेंट जैसी। जा जरा मैक्रोनी बना दे हमारे लिए। रिया उत्साह से उछलकर खड़ी हो जाती है। अरे बताओ मम्मी, ये भी कोई कहने वाली बात है? आपकी फरमाइश तो मेरे लिए ऑर्डर है। मैं अभी 15 मिनट में ऐसी मैक्रोनी लाती हूँ कि आप उंगलियां चाटती रह जाओगी। रिया किचन में जाती है। तभी रमेश सावित्री से कहता है, अरे देखते ही देखते हमारी बेटी कब बड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। हाँ जी, अब तो मुझे भी इसकी शादी की फिक्र लगी है। उधर रिया गैस ऑन करती है। एक तरफ पैन में मैक्रोनी उबाल रही है। रिया चॉपिंग बोर्ड पर प्याज और टमाटर काटती है। फिर वो फ्रिज से मुट्ठी भरकर तीखी हरी मिर्च और डिब्बे से ढेर सारी सूखी लाल मिर्च निकालती है और अपने आप से कहती है, थोड़ा सा प्याज और अब ढेर सारी मिर्ची, मैक्रोनी का मजा ही आ जाएगा आज तो। रिया चाकू से खटाखट सारी मिर्च काटती है और पैन में तड़का लगाती है। जैसे ही लाल मिर्च गरम तेल में गिरती है, किचन में एक भयंकर मसालेदार धुआं उठने लगता है। उसके बावजूद रिया एक बड़ा चम्मच भरकर कश्मीरी और तीखी लाल मिर्च का पाउडर भी ऊपर से डाल देती है और मैक्रोनी को टॉस करती है। तभी पूरा किचन धुएं से भर जाता है। सावित्री खांसते हुए किचन के दरवाजे पर आती है और कहती है, अरे रिया, ये क्या कर दिया तूने? गैस पर क्या कोई मिर्चों का बम फोड़ दिया है? पूरा किचन जला दिया। मेरी आंखों से पानी नहीं रुक रहा है। रिया बिना खांसे आराम से मैक्रोनी चला रही होती है। अरे नहीं नहीं मम्मी, ये तो बस तड़के की खुशबू है। आप बस 2 मिनट बाहर हॉल में बैठो, मैं अभी एकदम गर्मा गर्म चिली गार्लिक मैक्रोनी लेकर आती हूँ। रिया 3 प्लेटों में लाल रंग की धुआं छोड़ती हुई मैक्रोनी लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है, जहाँ रमेश भी बैठा हुआ था। रिया डाइनिंग टेबल पर मैक्रोनी के प्लेट्स रखती है। तभी रमेश मैक्रोनी का कलर देखकर कहता है, अरे बेटी, खुशबू तो बहुत तीखी आ रही है। अरे पापा, आप खाकर तो देखिए, बहुत अच्छी बनी है। जैसे ही सावित्री और रमेश मैक्रोनी की पहली बाइट लेते हैं, दोनों का चेहरा लाल हो जाता है। उनके कानों से मानो धुआं निकलने लगता है और वो तुरंत पानी के गिलास की तरफ लपकते हैं। पानी पीते हुए रमेश कहता है, हे भगवान, तू क्या कर रही है? अरे भाई, इतनी मिर्च वाला खाना खिला के हमें मारेगी क्या? ये मैक्रोनी है या तेजाब?
हे भगवान, मेरा तो पूरा गला जल गया। बेटा थोड़ा सुधर जा, कम तीखा खाना खाया कर। आगे चलकर किसी के घर पर जाएगी तो वहाँ क्या सबको ऐसे ही रुलाएगी। वहीं रिया आराम से मजे लेते हुए अपनी मैक्रोनी खाती है। मम्मी, खाने की ना अलग अलग वैरायटी होती है और ये मसाला मैक्रोनी है, इसमें तीखा किस लेवल का जाएगा उस पर इसका असली स्वाद डिपेंड करता है। देखो, मुझे तो बिल्कुल भी मिर्च नहीं लग रही है। मैं भी तो आप ही के सामने खा रही हूँ ना, तो तेरी जीभ तो लोहे की बनी है। नहीं मम्मी, असल बात तो ये है कि आप लोग ना ये कम तीखा और उबला हुआ खाना खा खा कर ना अपनी बर्दाश्त करने की ताकत खो चुके हो, इसलिए आपको थोड़ी सी मिर्ची भी इतनी तेज लगती है। गलती मेरी मैक्रोनी की नहीं, आपके टेस्ट की है। रमेश यह सुनकर अपना माथा पीट लेते हैं। रिया हंसते हुए अपनी मैक्रोनी एंजॉय करती है। अरे सुन रही हो सावित्री, इसे दो बातें कहो तो ये हमें ही उल्टा लॉजिक पकड़ा देती है। भगवान ही मालिक है इसका। अगले दिन रिया और राहुल कॉलेज के बाद मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी रिया को सामने गोलगप्पे वाले की रेडी दिख जाती है। रिया बच्चों की तरह उछलते हुए राहुल का हाथ खींचती है और कहती है, राहुल, गोलगप्पे प्लीज प्लीज, मुझे स्पाइसी पुदीना गोलगप्पे खाने हैं, गोलगप्पे खाने हैं मुझे। अच्छा बाबा, चलो खिलाता हूँ तुमको गोलगप्पे, वैसे भी आज मैंने लंच नहीं किया है। अब दोनों गोलगप्पे वाले के पास जाते हैं और राहुल कहता है, भैया 2 प्लेट सूजी वाले गोलगप्पे लगाना। भैया एक एक प्लेट दोनों को देते हैं और पहला गोलगप्पा राहुल की कटोरी में डालते हैं। राहुल जैसे ही वो तीखे पानी का गोलगप्पा अपने मुंह में रखकर खाता है तो उसका मुंह जल जाता है और आंखें लाल हो जाती हैं और वो सीसी करते हुए कहता है, अरे भैया इतना तीखा, मेरे तो कानों में से धुआं निकल गया। जल्दी जल्दी मीठा पानी दो, मीठा पानी। अरे भैया गुड़ वाली चटनी पिला दो बस। रिया हैरानी से राहुल को देखती है और मन में सोचती है, राहुल इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है। गोलगप्पे वाला रिया को भी गोलगप्पे देता है। रिया उसे खाती है और एकदम नॉर्मल एक्सप्रेशन देती है और राहुल से कहती है, क्या यार राहुल, तुम भी मतलब हद करते हो। इतने मीठे और फीकी गोलगप्पे को तो ऐसे तीखा बता रहे हो जैसे आग खा ली हो। भैया ये पानी तो बहुत फीका है, मेरे लिए जो उधर लाल मिर्च रखी है ना वो देना जरा। रिया गोलगप्पे वाले से वो एक्स्ट्रा तीखी लाल मिर्च वाली मोमोज की चटनी लेती है। वो पहले गोलगप्पे के अंदर आलू चने के साथ उस लाल चटनी को पूरा भरती है, उसके बाद उसमें तीखा पानी डलवाती है और अपने बाएं हाथ में एक साबुत तीखी हरी मिर्च भी पकड़ लेती है। रिया एक बाइट गोलगप्पे की और एक छोटा सा टुकड़ा हरी मिर्च का एक साथ खाती है। अब आया ना असली तीखापन, ये होता है गोलगप्पा। राहुल रिया को ये सब करते हुए इतनी हैरानी से देख रहा है जैसे कोई एलियन देख लिया हो। अरे भाई, मैं तो तुम्हें इतना तीखा खाना खाते हुए देख भी नहीं सकता, मेरे तो देखने भर से ही पसीने छूट रहे हैं। रिया तू तो पक्का मेरी बैंड बजवाएगी। अगर कल को हमारी शादी हो गई ना और तूने ससुराल में इतना तीखा खाना बनाया तो मेरे घर वाले तो रोज आएंगे, कोई तेरे हाथ का एक निवाला भी नहीं खाएगा। अरे चिल करो यार, कुछ नहीं होता। तुम तो ऐसे ही हर छोटी बात पर मुझे डराते रहते हो। प्यार से खिलाऊंगी तो तब सब खा लेंगे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिया के घर के हॉल में सावित्री, रमेश और उनकी पड़ोसन कमला आंटी चाय पी रहे होते हैं। चाय पीते हुए कमला कहती है, अरे सावित्री बहन, आज सुबह मार्केट में मुझे वो शर्मा जी मिले थे, बैंक वाले। उन्होंने ना तुम्हारी बिटिया रिया को कल कहीं देखा होगा, बहुत तारीफ कर रहे थे। बोल रहे थे कि अगर उनके बेटे के साथ हमारी रिया का रिश्ता हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उनका बेटा सीए है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कमला बहन। शर्मा जी का परिवार तो हमारे मोहल्ले का सबसे शरीफ परिवार है। देखो कमला जी, शर्मा जी बहुत अच्छे इंसान है, उनका बेटा भी हमें बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपनी बेटी की मर्जी के बिना उसकी शादी का इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। वो अभी कॉलेज गई हुई है, उसे आने दो पहले। हाँ, और वैसे भी अभी तो उसके कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने में थोड़ा टाइम बाकी है। जब तक कॉलेज कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो वेट ही करना पड़ेगा। कमला आंटी मुस्कुराते हुए सोफे से उठती हैं। हाँ हाँ रमेश भाई साहब, कोई बात नहीं। शर्मा जी को भी कोई जल्दबाजी नहीं है। आप आराम से घर में पूछो, हो जाने दो बिटिया का कॉलेज। चलिए मैं चलती हूँ। शाम को रिया कॉलेज से वापस आती है और फ्रेश होकर सोफे पर बैठती है। रमेश और सावित्री उसके पास आकर बैठते हैं। तभी रमेश कहता है, बेटा रिया, आज कमला आंटी आई थी तेरे लिए शर्मा जी के बेटे का रिश्ता लेकर। वही लड़का बहुत अच्छा है, हम सोच रहे थे कि। रिया अचानक रमेश की बात काट देती है और थोड़ा मुंह बनाते हुए कहती है, पापा मम्मी, मुझे शर्मा जी के बेटे से शादी नहीं करनी। मैं बहुत दिनों से आपको कुछ बताना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या बात है बेटा, तूने तो हमें डरा ही दिया। मम्मी पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उसका नाम राहुल है। वो मेरी कॉलेज में ही है। वो एक अच्छा इंसान है और मेरा बहुत ख्याल रखता है और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। बस आप लोग एक बार उससे मिल लो।
देख रिया, ये अच्छी अच्छी बातें मत कर मेरे सामने, सीधा सीधा ये बता कि क्या वो हमारे स्टैंडर्ड का है या नहीं। मम्मी, वो लोग ना मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जॉइंट फैमिली है उनकी, पापा की तरह उनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन माँ वो लोग बहुत अच्छे हैं और राहुल तो मेरा बहुत ख्याल रखता है, उसके साथ बहुत खुश रहूंगी, प्लीज मम्मी मान जाओ ना। बेटा रिया, प्यार अपनी जगह है और घर चलाना अपनी जगह। तेरे शौक ऐसे हैं, मिडिल क्लास परिवार में जॉइंट फैमिली के साथ रहना, क्या तू ये सब मैनेज कर लेगी? रिया एकदम से अपने पापा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, पापा मैं सब कर लूंगी, मुझे बस राहुल चाहिए, मैं हर चीज में एडजस्ट कर लूंगी, आप बस एक बार उनसे मिल लो, हाँ कर दो ना पापा। सावित्री रमेश की तरफ देखकर मुस्कुराती है। सुनिए जी, जब हमारी बच्ची कह ही रही है कि वो मैनेज कर लेगी तो हमें क्या एतराज है। जहाँ तू खुश है रिया, वहीं हम खुश है। तो बोल दे उस लड़के को कि आ जाए रिश्ता लेकर। रिया खुशी से उछल पड़ती है और दोनों के गले लग जाती है। तभी रिया अपने कमरे में भागकर जाती है और राहुल को फोन करके खुशखबरी देती है। राहुल खुश होते हुए कहता है, अरे रिया, मैं तो बहुत खुश हूँ, अब जल्दी ही मैं अपने घर वालों से बात करके तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा और हम शादी कर लेंगे। अगले दिन रिया अपनी दोस्त पूजा और नेहा को भी कैंटीन में ट्रीट देती है। तभी पूजा कहती है, रिया तुझे बहुत बहुत मुबारक हो, मैं तो तेरे लिए बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ राहुल अपने घर पहुंचता है। राहुल एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर का लड़का है। घर में राहुल के पापा धर्म, माँ सुषमा, बड़ा भाई विकास, बड़ी भाभी कविता और छोटी बहन श्रुति बैठे हैं। राहुल जब सभी लोगों को रिया के बारे में बताता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा लड़की तो बड़ी प्यारी और संस्कारी लग रही है, लेकिन वो अमीर घर की लड़की है, पता नहीं हमारे घर में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। माँ रिया बहुत अच्छी है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। उसे हमारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उसे और उसके घर वालों को कोई एतराज नहीं है। ठीक है बेटा, अगर लड़की तुझे पसंद है तो हमें भी पसंद है। बता, रिश्ता लेकर कब चलना है? हाँ मम्मी जी, मुझे भी हमारी होने वाली देवरानी बहुत पसंद आई। मुझे तो अपनी भाभी मिल गई, मैं तो शॉपिंग की लिस्ट अभी से बना रही हूँ। चलो फिर, अगर सबको लड़की पसंद है तो इस रविवार को हम लड़की वालों के घर जाकर शगुन दे आते हैं। ऐसे रविवार का दिन आ जाता है। रविवार को राहुल का परिवार रिया के घर जाता है। दोनों परिवारों की अच्छे से बातचीत होती है और रिया और राहुल का रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। अब रात का समय है। रिया अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई राहुल से फोन पर बात कर रही होती है। यार राहुल, आज तो मैंने अपना ब्राइडल लहंगा भी फाइनल कर लिया। तुम बताओ, शादी की सारी तैयारियां लगभग हो गई है ना? हाँ रिया, तैयारियां तो हो गई हैं, पर मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। देखो रिया, हमारी जॉइंट फैमिली रहेगी, मतलब भाई भाभी हम सब साथ रहते हैं। तुम इकलौती बेटी हो तो तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ पापा, पता है मुझे। और दूसरी बात, मेरे पापा तुम्हारे पापा की तरह अमीर नहीं है, सब कुछ बजट के हिसाब से चलता है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे डरा रही है क्या डरा रहा है तुम्हें? तुम्हारा तीखा खाना। हाँ रिया, तुम्हें बहुत ज्यादा तीखा खाना पसंद है, जबकि मेरे घर में सब एकदम नॉर्मल खाना खाते हैं। तो देख लो, तुम्हें ही एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ लाल मिर्च नहीं चलेगी। अरे मेरे भोले साजन, तुम फालतू की टेंशन ले रहे हो। हाँ, मैं बजट में एडजस्ट कर लूंगी। और रही बात तीखे खाने की, तो मैं एडजस्ट नहीं करूंगी, बल्कि मैं उन सबको तीखा खाना खाना सिखा दूंगी, जैसे तुम्हें खाना सिखाया है। अरे भगवान बचाए मेरे परिवार को तुम्हारे इस लाल मिर्च के आतंक से। तभी दोनों फोन पर हंसने लगते हैं। कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाते हैं। रिया और राहुल की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है। रिया लाल जोड़े में सजी हुई अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी है। श्रुति आरती की थाली लिए बहुत ही प्यार से आरती उतारती है और कहती है, आइए भाभी, भाभी मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी, जल्दी से कलश को गिराइए और अंदर आइए। श्रुति बड़े प्यार से रिया को गृह प्रवेश कराती है। कविता रिया का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाती है और कहती है, आराम से बैठो रिया, बहुत थक गई होगी ना भारी लहंगे में, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाती हूँ। पूरा परिवार रिया के साथ बहुत स्वीट बर्ताव करता है। सारे रस्म रिवाज हंसी खुशी पूरे होते हैं और फिर सब लोग सोने चले जाते हैं। अगली सुबह रिया थोड़ा जल्दी उठ जाती है। उसे साफ सफाई और कुकिंग का बहुत शौक था। वो नहा धोकर पूजा पाठ करती है और डाइनिंग टेबल के पास खड़ी होकर कुछ सोचती है। आज तो मेरे ससुराल में पहला दिन है और मैं कुछ बहुत अच्छा और चटपटा सा बनाऊंगी। मम्मी कहती है ना कि दिल जीतना है तो अच्छे खाने से जीतना चाहिए। तभी उसकी सास सुषमा किचन में आती है। प्रिया अपनी सास के पांव छूती है और सुषमा रिया से कहती है, खुश रहो बहू, आज तो तेरी पहली रसोई की रस्म है, फिर क्या सोचा है, क्या बनाएगी? आप ही बताइए मम्मी जी, मैं क्या बनाऊं? देख बेटा, वैसे हमारी कोई खास डिमांड नहीं है,
तुझे जो भी अच्छा खाना बनाना आता है तो बना ले, बस मीठा जरूर बना लेना। इतना कहकर सुषमा वहां से चली जाती है। तभी रिया किचन के अंदर जाकर बड़बड़ाती है। शगुन के लिए मीठा, चलो बना ही देती हूँ, वरना मीठा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रिया तय करती है कि वो तड़के वाली अरहर की दाल, जीरा राइस, सूजी का हलवा और मिक्स वेज बनाएगी। रिया अपनी जेठानी कविता के पास हॉल में जाती है और कहती है, दीदी सब्जी और मसाले कहाँ रखे हैं? अरे रिया, सारा सामान फ्रिज में है और ऊपर वाले डिब्बों में मसाले हैं। मुझे ना जरा छत पर जाना है, शादी का बहुत काम था, छत गंदी हो रखी है, तो मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने जा रही हूँ, वरना मैं तुम्हारी हेल्प करा देती। तुम भी क्या ही सोचोगी ना कि मेरी जेठानी ने मुझे अकेला किचन में छोड़ दिया। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी, आप आराम से अपना काम कर लो, मैं अकेले खाना बना लूंगी। थैंक यू सो मच रिया समझने के लिए। चलो मैं तुम्हें सारा सामान निकाल कर दे देती हूँ, फिर तुम खाना बना लेना। ऐसा कहकर कविता रिया के साथ रसोई में आती है और उसे सारा सामान निकाल कर दे देती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि वो घी का डिब्बा तो देना ही भूल गई। वो वापस रसोई में आती है तो देखती है कि रिया फ्रिज से बहुत सारी लाल मिर्चें निकाल रही है। रिया एक बाउल में पानी डालकर लाल मिर्चों को धो रही है। साथ ही उसने तीखी लाल मिर्च पाउडर का डिब्बा भी स्लैब पर रख लिया है। तभी कविता मन में सोचती है, हे भगवान, रिया इतनी सारी लाल मिर्च क्यों निकाल रही है? अरे नहीं नहीं, मैं भी कुछ भी सोचती हूँ, इतनी सारी लाल मिर्च को खाने में थोड़ी ना डालेगी, शायद धोकर रख रही होगी। अब कविता ऊपर से घी का डिब्बा निकालते हुए रिया को देती है और कहती है, रिया ये घी का डिब्बा है, मैं तुम्हें देना भूल गई थी। अच्छा अब तुम खाना बना लो, मैं आती हूँ। ऐसा कहकर कविता छत पर चली जाती है। इधर किचन में रिया मिक्स वेज में लाल मिर्च का तड़का देती है और फिर कुटी हरी मिर्च डालती है और ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर डालती है। तड़के से पूरे घर में मिर्च की खुशबू फैल जाती है। हॉल में बैठी श्रुति सुषमा से कहती है, माँ किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देख कर आती हूँ कि भाभी क्या बना रही है। थोड़ी देर में श्रुति पेट पकड़े हुए किचन के दरवाजे पर आती है और कहती है, ओह भाभी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से खाना बना दो प्लीज, मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, मैंने तो रात को भी कुछ नहीं खाया था। धर्म जी अखबार पढ़ते हुए हॉल में आवाज लगाते हैं, अरे श्रुति, इतनी भी क्या जल्दी है, बन रहा है ना खाना, जब तक कुछ खा पी ले। रिया खुशी खुशी किचन से बाहर झांकती है। पापा जी श्रुति खाना बन गया है, आप सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए। तभी डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठता है। रिया सबको खाना परोसती है। तभी राहुल खाना देखकर खुश होते हुए कहता है, अरे वाह रिया, खाना देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। सभी लोग एक साथ दाल और सब्जी की पहली बाइट खाते हैं। अचानक सबके चेहरे लाल हो जाते हैं। धर्म जी को तो तेज खांसी आ जाती है। श्रुति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पानी पानी मम्मा, मेरे मुंह में आग लग गई है, इतनी मिर्च। अरे रिया, तुमने सब्जी बनाई है या लाल मिर्च का हलवा? रिया मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मेरे घर में इतना तीखा खाना कोई नहीं खाता है, लेकिन तुमने फिर भी इसमें इतनी मिर्च डाल दी। अरे मैंने तो ये नॉर्मल से कम डाली है, मैंने अपने हिसाब से नहीं डाली, और आपको फिर भी तीखा लग रहा है। तभी रिया जल्दी से सबको सूजी का हलवा परोसती है। मीठा हलवा खाने से सबके मुंह की आग थोड़ी शांत होती है। हलवा तो अच्छा बना है, लेकिन मिर्च की वजह से खाने का स्वाद तो हमें पता ही नहीं लगा। तो हम पहली रसोई की क्या तारीफ करें बेटा। बेटा ये रहा तुम्हारा शगुन, लेकिन आगे से इतना तीखा खाना मत बनाना, हमसे नहीं खाया जाएगा। रिया शगुन लेकर मुस्कुरा देती है। ऐसे ही अगले दिन रिया किचन में खाना बना रही थी। तभी सुषमा वहां आती है और उसे टोकते हुए कहती है, देख बहू, दाल बन रही है ना, प्लीज इसमें लाल मिर्च मत डालना और सब्जी भी थोड़ी कम तीखी बनाना, ताकि कम से कम हम लोग खा तो सके। हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ज्यादा तीखा नहीं बनाऊंगी। रिया की बात सुनकर सुषमा सुकून की सांस लेते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन रिया कहाँ सुधरने वाली थी। सास के जाने के बाद वो फिर से डिब्बों से लाल मिर्च निकालती है और अपने हिसाब से ज्यादा मिर्च डाल देती है और खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी खाने की टेबल पर आते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। तो खाना सभी को बहुत तीखा लगता है। तभी सुषमा गुस्से से कहती है, बहू तुझे समझाया था ना कि इतना तीखा खाना मत बनाया कर, फिर भी तूने खाना इतना तीखा कर दिया। अरे माँ जी, लेकिन मैंने तो ज्यादा तीखा खाना बनाया ही नहीं, पता नहीं आप लोगों को कैसे तीखा लग रहा है। सुषमा अभी रिया नई है, धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाएगी। तब तक तुम जाओ और सभी के लिए कुछ बना कर ले आओ। अब सुषमा रसोई में जाती है और सभी के लिए मसाले वाली खिचड़ी बनाकर सबको परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन रिया अपना तीखा खाना बनाने की आदत नहीं छोड़ रही थी। सभी लोग उसे समझाते, लेकिन रिया किसी की नहीं समझती। एक दिन सभी खाना खा रहे थे और शिकायत कर रहे थे। तब रिया गुस्से होते हुए कहती है, मैं अपने घर में हमेशा ही अलग अलग तरह की चीजें खाया करती थी। एक तो इस घर में इतनी सिंपल दाल रोटी बनती है, ऊपर से वो इतनी फीकी उबली हुई है। अरे कोई मरीज रहते हैं क्या यहाँ?
जिसे आप तीखा खाना खाने को बोलते हो ना, वो नॉर्मल खाना है। पता नहीं इतना फीका खाना कैसे खा लेते हो आप लोग। आपको 2-4 दिन तीखा लगेगा, लेकिन बाद में नॉर्मल लगने लगेगा। देखो रिया, हमें स्वाद नहीं देखना है, हमें अपना शरीर भी देखना है। तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाकर तो हम पूरा दिन वॉशरूम में बैठे रहते हैं, हमारे पेट में जलन हो जाती है। तो तुम खाने में थोड़ा कम मिर्च डाला करो। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन रविवार की शाम श्रुति हॉल में बैठी थी, तभी रिया वहां आती है। श्रुति रिया से कहती है, ओहो भाभी, आज तो मेरा कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। चटपटे का नाम सुनते ही रिया किचन में जाती है और इटालियन स्टाइल रेड सॉस पास्ता बनाती है। वो पास्ता सॉस में केचप भी नहीं डालती, पूरा का पूरा लाल मिर्च वाला रेड सॉस रेडी करती है। रिया पास्ता का बाउल हॉल में लाकर श्रुति को देती है। श्रुति मजे से एक बाइट खाती है और अचानक रोने लगती है। भाभी, मेरे कानों से पूरा धुआं निकल रहा है। इतना भी चटपटा नहीं खाना था मुझे, गलती हो गई मुझसे जो मैंने आपसे कहा। श्रुति को रोता हुआ देखकर सुषमा और कविता भाग कर आती हैं। रिया परेशान होकर खड़ी थी और मन में सोच रही थी, कैसे लोग हैं ये, कैसे खाना खाते हैं। देख बहू, अगर तुझे तीखा खाना खाना है ना, तो तू अपने खाने में मिर्च डाल लिया कर, लेकिन हमें बकश दे। रिया, तुम अपने स्वाद के आगे हमें क्यों बीमार कर रही हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कविता रिया से कहती है, रिया, घर में सारी सब्जियां खत्म हो गई है, तो तुम मेरे साथ बाजार चलो, हम सब्जी ले आते हैं। अब रिया कविता के साथ बाजार जाने के लिए निकलती है। तभी पड़ोसन कमला उन दोनों से मिलती है और कहती है, अरे कविता, रिया, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कहीं मिर्च खरीदने बाजार तो नहीं जा रहे? चाची, बाजार में सिर्फ मिर्च और ना खरीदी जाती है, सब्जियां भी खरीदी जाती है, और हम सब्जियां खरीदने जा रहे हैं। अरे कविता, जब से तुम्हारे घर में ये नई बहू आई है ना, तब से पूरे मोहल्ले में मिर्च की खुशबू फैलती रहती है। शोभा भी बता रही थी कि वो तुम्हारे घर पर ही थी। तुम्हारी देवरानी ने उसे मिर्च के पकोड़े खिलाए थे, उसे 3 दिन तक पेट में जलन रही थी। क्या करे चाची, रिया को तेज मिर्च वाले खाने की आदत है। हम सब उसे समझा कर परेशान हो गए हैं, लेकिन वो फीका खाना बनाती ही नहीं है। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे समझेगी। ठीक है, तो जाओ तुम लोग बाजार, मैं भी घर चलती हूँ। ऐसा कहकर कमला चाची अपने घर के लिए निकल जाती हैं और कविता और रिया दोनों बाजार की तरफ जाने लगती हैं। तभी कविता रिया से कहती है, देखा तुमने रिया, अब तो तुम्हारे तीखे खाने की आस पड़ोस में भी चर्चा होने लगी है। अरे इतना तीखा खाने की क्या जरूरत है, इतना तीखा खाकर किसी का भला होता भी नहीं है। अब तुम भी धीरे धीरे तीखा खाने की आदत कम करो। कविता रिया को समझा रही थी, लेकिन रिया मन ही मन सोच रही थी, अपने घर पर थी तो कितनी अलग अलग चीजें रोज रोज खाने को मिलती थी। इनके यहाँ तो दाल रोटी चावल सब्जी रोटी के सिवा कुछ मिलता ही नहीं है। अब मैं भला तीखा भी न खाऊं तो मेरा पेट कैसे भरेगा। ऐसा सोचते हुए रिया अपनी जेठानी के साथ सब्जी बाजार पहुंचती है। दोनों मिलकर वहां से अलग अलग तरह की सब्जियां खरीदती हैं और फिर घर आती हैं। तब उनकी सास उनसे कहती है, आ गए तुम दोनों? हाँ माँ जी, सब्जी बाजार में आज थोड़ी ज्यादा भीड़ थी, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं बहू, वैसे आज शर्मा जी के यहाँ पार्टी है, तो तुम लोग तैयार हो जाओ, हम सभी पार्टी भी चलेंगे। ठीक है माँ जी, हम लोग अभी तैयार हो जाते हैं। अब दोनों बहुएं अपने कमरे में जाती हैं और तैयार होने लगती हैं। रिया एक सुंदर सी साड़ी निकाल कर पहनती है और मेकअप करके बालों को स्ट्रेट करके रेडी होती है। तब राहुल रिया को देखकर कहता है, अरे रिया, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम इतनी तीखी मिर्च खाती हो, ये एकदम स्वीट लग रही हो। रिया राहुल की बात सुनकर हंस पड़ती है। सभी लोग पार्टी में पहुंचते हैं। मेहमानों से मिलने जुलने के बाद सभी खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं। रिया खाना खाकर सभी से कहती है, शादी में भला इतना फीका खाना कौन बनवाता है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। रिया, खाना तो बिल्कुल परफेक्ट बना है। तुम्हें बहुत तेज मिर्च वाला खाना खाने की आदत है, इसीलिए तुम्हें फीका लग रहा है। वैसे अगर इससे ज्यादा खाना तीखा होता तो सिर्फ तुम ही खा सकती थी, हमें तो भूखे ही पेट वापस आना पड़ता। विकास की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं और खाना खाने लगते हैं। रिया भी मुंह बनाकर खाना खा लेती है और वापस आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिया की सहेली पूजा उससे मिलने आती है। रिया उससे बैठा कर कहती है, ये ले रिमोट, तू टीवी देख, तब तक मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर रिया किचन में जाती है और मैगी निकालकर अपनी दोस्त के लिए बनाने लगती है। रिया उसमें हरी मिर्च के साथ साथ लाल मिर्च और सूखी मिर्च का तड़का भी लगाती है और ढेर सारा शेजवान सॉस और रेड चिली सॉस डालकर मैगी बनाती है और उसे लेकर अपने कमरे में आती है और पूजा को देते हुए कहती है, ये ले चल, हम दोनों साथ मिलकर मैगी खाते हैं और पुरानी बातों को याद करते हैं। पूजा मुस्कुराकर मैगी ले लेती है। अब जैसे ही वो 1 चम्मच मैगी खाती है तो उसका मुंह जलने लगता है। तभी पूजा चिल्लाकर कहती है, पानी पानी। पूजा की आवाज सुनकर घर के सभी लोग दौड़कर रिया के कमरे में आते हैं। श्रुति जल्दी से पूजा को पानी देती है। तभी पूजा पानी पीती है और कहती है,
हे भगवान, ये मैगी थी या मिर्च के पकोड़े? रिया, मुझे तो लगा था कि ससुराल आकर तो कम तीखा खाने लगी होगी, लेकिन तूने तो पहले के भी रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए। अब मुझे क्या पता था कि तू इतना भी तीखा नहीं खा पाएगी, वरना मैं तेरे लिए हलवा ही बना देती। प्रिया, तुम्हें तीखा खाने की आदत है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सभी को तीखा खिलाओ। तुम्हें सोच समझ कर मिर्ची डालनी चाहिए थी खाने में। बेचारी पूजा परेशान हो गई। थोड़ी देर बाद पूजा चली जाती है। ऐसे समय बीत रहा था। धीरे धीरे रिया की शादी को 1 साल बीत जाता है और उनकी एनिवर्सरी का दिन आ जाता है। रिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी और राहुल से शिकायत करती है। शादी से पहले तो बड़ा कहते थे कि तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा, वहाँ लेकर घुमाऊंगा। 1 साल हो गया हमारी शादी को, आप मुझे कहीं नहीं लेकर गए। घर में ही रह रही हूँ, ऊपर से मेरे ससुराल वाले इतना फीका खाना खाते हैं कि मैं अपना खाना भी अच्छे से नहीं खा पाती। और कितने दिन हो गए हमें बाहर गए हुए। मुझे पता था तुम ये सारी शिकायतें मुझसे जरूर करोगी, इसीलिए मैंने आज फैमिली डिनर का बाहर प्लान किया है। ये सुनकर रिया खुशी से उछल पड़ती है। अब रात को पूरा परिवार तैयार होकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। पहले वो केक कट करते हैं। जब खाना ऑर्डर करने की बारी आती है तो रिया पहले ही जाकर रेस्टोरेंट में शेफ को बोल देती है, शेफ भैया, हमारा जो ऑर्डर है ना कढ़ाई पनीर और मलाई कोफ्ता का, उसे थोड़ा तीखा बनाना और साथ में मिर्च का अचार और रेड चिली सॉस भी देना। थोड़ी देर बाद खाना टेबल पर आता है। सब खाना देखकर खुश होते हैं। तब धर्म कहता है, अरे बहू, कहीं ये रेस्टोरेंट वाला खाना तुमने तो नहीं बनाया, वरना इसमें भी लाल मिर्च भर भर कर डाली होगी और हमें यहाँ से भी भूखे ही जाना पड़ेगा। सब धर्म जी की बात सुनकर हंसने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं तो सभी को खाना बहुत तीखा लगता है। तभी विकास गुस्सा होकर कहता है, इतना तीखा खाना है ये, मुझसे नहीं खाया जा रहा। ये रेस्टोरेंट का खाना इतना तीखा क्यों लग रहा है? पता नहीं ये खाना तीखा है या हमें फीका खाने की आदत है। नहीं नहीं, आपको मिर्च ज्यादा ही लगती है, वरना मुझे तो ये खाना नॉर्मल ही लग रहा है। देखो मैं तो खा रही हूँ। अब सब किसी तरह खाना खाते हैं। जब राहुल और विकास बिल पे करने जाते हैं तो कविता भी जाती है। तभी शेफ कविता को रिया समझकर बात करता है, कैसा लगा आपको खाना? मैंने एक्स्ट्रा चिली डलवाई थी आपके कहने पर। अब कविता को सारी सच्चाई पता चल जाती है। घर आने के बाद हॉल में कविता सभी से कहती है, मम्मी जी, आपको पता है रिया ने एक्स्ट्रा मिर्च डलवाई थी रेस्टोरेंट के खाने में। रिया, जब तुम दोनों को ऐसे ही करना था तो हमें नहाने ले जाते, खुद ही सेलिब्रेट कर लेते। तभी घर में थोड़ा कलेश होता है। रिया शर्मिंदा होती है। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं। श्रुति की शादी तय हो जाती है। राहुल हॉल में बैठे बजट का हिसाब लगा रहा होता है। माँ, पिताजी, हमारा तो बजट है ना, हम उसमें एक सिंपल शादी कर सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। हाँ राहुल, चाची तो बता रही थी कि अगर हम वहाँ पर रिश्ता फिक्स करते हैं तो हमें ज्यादा रुपयों की जरूरत पड़ेगी। तभी बाहर गली में एक अनाउंसमेंट की आवाज गूंजती है, मोहल्ले में फूड कंपटीशन, जिसको पार्टिसिपेट करना है अपना नाम लिखवाओ और जीतो 1 लाख रुपए। रिया भागकर बाहर आती है और अनाउंसर से पूछती है, भैया किस तरह का कंपटीशन है ये? इसमें मैक्स टू मैक्स 10 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और टास्क यह है कि आपको रेड चिली से अच्छी सी डिश बनानी है और अगर ज्यादा वैरायटी में बनाओगे तो और अच्छी बात है। तीखा सा खाना बनाना है और उसको खाकर भी दिखाना है, उसका टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। हम उसे 1 लाख रुपए देंगे। तभी कमला सुषमा के घर आती है और बैठकर बातें करने लगती है। उधर रिया अंदर आती है और कंपटीशन के बारे में सारी बातें अपनी सास को बताती है। ये सुनकर कमला कहती है, देख सुषमा, पूरा मोहल्ला जानता है कि तेरी बहू कितना तीखा खाना बनाती है। उसके मिर्च के तड़के की खुशबू तो सारी कॉलोनी में फैलती है और ये कंपटीशन तो ऐसा लगता है कि तेरी बहू के लिए ही बनाया गया है। तू तो इसे जरूर पार्टिसिपेट कराना, ये जरूर जीतेगी। अरे कोई तीखा खाना बनाने में कोई जीत सकता है क्या? इसमें एंट्रेंस फीस 1500 रुपए है, फालतू में 1500 रुपए का नाश करूंगी। लेकिन रिया किसी की नहीं सुनती और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है। कंपटीशन वाला दिन आता है। ग्राउंड में 10 लोग अपना एप्रन और मास्टर शेफ वाली टोपी पहनकर खाना बनाने लगते हैं। रिया एक भरवा लाल मिर्च के पकौड़े बनाती है, एक लाल मिर्च लहसुन की चटनी बनाती है, एक लाल मिर्च सिरका अचार बनाती है। रिया प्योर लॉन्ग मिर्च यूज करती है। वो सबसे पहले बना लेती है और बाद में खाकर भी दिखाती है। फिर जजेस टेस्ट करते हैं। तीखा है लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अनाउंसर माइक पर आता है और कहता है, इस कंपटीशन की विजेता हैं रिया। यह सुनकर रिया और उसके परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। रिया स्टेज पर जाती है और जजेस उसे 1 लाख रुपए का चेक देते हैं। तभी चीफ ऑर्गेनाइजर माइक पर बोलता है, रिया, हमारा एक रेस्टोरेंट है जहाँ तीखे खाने की डिमांड है। दूर दूर से लोग वहाँ सिर्फ तीखा खाना खाने के लिए आते हैं। मोमोज, बर्गर, सब तीखा चाहिए। हमें कोई भी शेफ नहीं मिल रहा था जो तीखा खाना बना पाई, जिसका टेस्ट भी परफेक्ट हो। इसलिए हमने ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था कि हमें कोई ऐसा शेफ मिल सके और आज हमें अपना परफेक्ट मास्टर शेफ मिल गया है।
आज से हम तुम्हें अपने होटल में हेड शेफ की जॉब ऑफर करते हैं और तुम्हारी सैलरी होगी 2 लाख रुपए पर मंथ। ये सुनकर रिया और उसके परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। रिया जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अब रिया खुशी खुशी घर आती है और चेक अपने ससुर को दे देती है। पापा जी, जेठ जी, ये दीदी की शादी में काम आ जाएंगे। तभी श्रुति रिया को हक कर लेती है। भाभी, आप कितना सोचते हो, कितने अच्छे हो। हम तो ऐसे ही तीखा खाने की वजह से लड़ रहे थे आपके साथ, पर सच में तो वो तीखा खाना ना आप हमारे लिए मत बनाना, होटल वालों को ही खिला देना। हाँ बिल्कुल, आज से तो मैं तीखा खाना खुद तो खाऊंगी ही, साथ में सभी को खिलाऊंगी। तभी सब हंसने लग जाते हैं।